अब है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों को इकट्ठा करना, जैसे हमने पीछे भी किया कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, आंकड़ों को एकत्रीकरण। सबसे पहले हम यहीं से स्टेप से शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, आंकड़ों को एकत्रित करना। आंकड़े इकट्ठा करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, आंतरिक और बाहरी। जब अनुसंधानकर्ता जो एक्सपर्ट होता है, इन्वेस्टिगेटर, खुद आंकड़े इकट्ठा करता है तो उसे कहते हैं आंतरिक आंकड़े, या आंतरिक स्रोतों से आंकड़े इकट्ठा करना। बाहरी स्रोतों से आंकड़े इकट्ठा करने का अर्थ है किसी दूसरी संस्था के द्वारा आंकड़े इकट्ठा करना, हम केवल उनका उपयोग करेंगे तो उसे कहेंगे हम द्वितीय स्रोत। फिर आता है हमारे पास आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से होते हैं। आंकड़ों को 2 स्रोतों में बांटा जाता है, एक आता है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा आता है द्वितीय आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वही आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता, इन्वेस्टिगेटर द्वारा पहली बार इकट्ठा किए जाते हैं शुरू से अंत तक, उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। द्वितीय आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो पहले किसी संस्था या संगठन के द्वारा इकट्ठा किए गए थे, अनुसंधानकर्ता केवल उनका उपयोग करता है तो उन्हें कहते हैं द्वितीय आंकड़े। अब प्रश्न आता है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों में क्या अंतर है, दोनों आंकड़ों में क्या अंतर है। तो हम सबसे पहले करते हैं प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े पहली बार इकट्ठा किए गए होते हैं, इसलिए वो अधिक सत्य होते हैं। इसमें अधिक मौलिक होते हैं, सच्चे होते हैं। इसमें श्रम, मेहनत, धन की कम आवश्यकता होती है और इन आंकड़ों का उपयोग करने में सावधानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये खुद इकट्ठा करने पड़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास द्वितीय आंकड़े। द्वितीय आंकड़े कौन होते हैं, ये पहले से ही किसी संस्था द्वारा इकट्ठा किए गए होते हैं, किसी ने पहले ही इकट्ठा करके रखे होते हैं, हमने केवल उनका उपयोग करना होता है। तो इसमें क्या गुण है, ये अधिक मौलिक नहीं होते, ठीक है जी, और ये पहले से ही प्रकाशित होते हैं। इन आंकड़ों का प्रयोग करने में सावधानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। हो सकता है पहले कोई कमी रह गई हो तो उस कमी को दूर करना पड़ता है। अब करते हैं हम डिस्कस प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की कौन कौन सी विधियाँ। सबसे पहले विधि आती है हमारे पास प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। क्या है और इसके क्या गुण और दोष हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में अनुसंधानकर्ता जो एक्सपर्ट है, इन्वेस्टिगेटर है, वह अनुसंधान क्षेत्र में जाता है और सूचना देने वाले से संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े इकट्ठा करता है। तो उसे कहते हैं, जब स्वयं जाएगा वो आंकड़े इकट्ठा करने के लिए अनुसंधान क्षेत्र, मतलब जहाँ खोजबीन की जानी है वहाँ पर जाता है, तो उसे कहते हैं हम प्राथमिक आंकड़े की प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। फिर आता है इस विधि के क्या है। ये विधि सीमित क्षेत्र में लागू होती है, यह अधिक गोपनीय है, इसके द्वारा जो आंकड़े बताए जाते हैं वो अधिक शुद्ध होते हैं। फिर आता है इसमें दोष क्या क्या है। इसमें श्रम, समय और धन की अधिक आवश्यकता होती है। यह सीमित क्षेत्र पर ही लागू होती है, असीमित क्षेत्रों में ये लागू नहीं हो जाती। फिर आता है हमारे पास दूसरी विधि कौन सी, हमारी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसमें क्या है, अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में नहीं जाता बल्कि सूचना देने वाले किसी व्यक्ति से संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े इकट्ठा करता है। किसी डायरेक्ट नहीं जाता बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट से आंकड़े इकट्ठा करता है। इसमें क्या गुण और दोष हैं। सबसे पहले आता है इसमें, क्योंकि ये खुद आंकड़े इकट्ठा नहीं किए होते हैं स्वयं अनुसंधान में जाकर, अनुसंधान क्षेत्र में जाकर, इसलिए यह कम श्रम, कम धन और पक्षपात रहित होती है और असीमित क्षेत्र में लागू होती है। दोष इसके क्या, ये कम विश्वसनीय है, अशुद्ध सूचनाएं दे सकती है या पक्षपात की संभावना इसमें हो सकती है। स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में न जाकर स्थानीय संवाददाता और स्थानीय लोगों को नियुक्त करता है जो उसके लिए कार्य करे और आंकड़े इकट्ठा करे। इसके द्वारा भी हम जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं प्रश्नावली विधि के द्वारा, इसमें पक्षपात की कम संभावना होती है। इस विधि में गणक एक एन्यूमरेटर होता है जो गणक की सहायता करता है, असिस्ट करता है अनुसंधानकर्ता को, उसकी हेल्प करने के लिए एन्यूमरेटर्स होते हैं जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं। उसी तरह वह अनुसंधान क्षेत्र में जाता है गणक और आंकड़े इकट्ठा करता है एक विधि के द्वारा। उसके पास एक प्रश्नावली तैयार करके दे दी जाती है, उस प्रश्नावली में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और गणक उसको लिखता है एन्यूमरेटर्स, और उनको भरने के बाद उसे अनुसंधानकर्ता को देता है। दूसरी विधि में क्या करते हैं, प्रश्नावली तैयार कर दी जाती है
और जो सूचना देने वाला सूचक उसको भेज दी जाती है और उसको विश्वास दिलाया जाता है कि उसके द्वारा रखी गई सूचनाएं दी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। यह विधि की जो गुण हैं वो वही रहेंगे, वो ये कम श्रम धन वाली होती है, पक्षपात रहित है, असीमित क्षेत्र में लागू होती है, जबकि दोष भी वही है जो पीछे बताए थे आपको। फिर हमारे पास एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि प्रश्नावली में अनुसंधान का प्रश्नावली बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्नावली को ध्यान में रखते हुए उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा होना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए वो प्रश्नावली तैयार की गई है, और प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए और कम संख्या में होने चाहिए ताकि वो जवाब देने वाले के लिए ज़्यादा बोरियत ना लगे। प्रश्न द्विपक्षीय नहीं होने चाहिए, दो तरह के मीनिंग वाले प्रश्न ना हो, और प्रश्नावली को तैयार करते समय उसका परीक्षण करना अनिवार्य है। उनकी जांच की जानी चाहिए कि जो आंकड़े इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली तैयार की गई है वो प्रश्न जो पूछे गए हैं क्या वो सभी चीज़ों को कवर करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास द्वितीय आंकड़े के स्रोत कौन कौन से, द्वितीय आंकड़े इकट्ठा करने के कौन कौन से स्रोत। तो हमारे पास दो स्रोत आते हैं, पहले तो आता है ये प्रकाशित और आता है अप्रकाशित। प्रकाशित स्रोत जो छपने वाले स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में UNO, WHO, ILO के द्वारा समय समय पर आंकड़े जो प्रकाशित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे UNO करती आंकड़े छापती है तो उसे कहते हैं प्रकाशित स्रोत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फिर आता हमारे पास सरकारी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन में सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय न्याय दर्शन सर्वेक्षण संगठन और एजेंसियों के द्वारा आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे NSO, CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आंकड़े जो छापे जाते हैं उनको शामिल किया जाता है। फिर आता है हमारे पास पत्र पत्रिकाएँ, इकोनॉमिक टाइम, योजना और फैक्ट्स फॉर यू और समाचार, रोज़गार समाचार आदि पत्र पत्रिकाएँ भी समय समय पर आंकड़े प्रकाशित करती हैं। अर्ध सरकारी प्रकाशन मतलब जो आधे सरकार के आधे गवर्नमेंट के आधे सरकार के आधे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी समय समय पर आंकड़े प्रकाशित करती है, जैसे प्राइवेट बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक है या कोई अन्य बैंक हो सकता है या कोई वित्तीय संस्था हो सकती है या विदेशी व्यापार संगठन हो सकता है या फिर कोई व्यापारिक संगठन हो सकता है या NGO भी समय समय पर आंकड़े प्रकाशित करते हैं। फिर आता समिति और आयोग। समिति कमीशंस और कमेटीज़ भी किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और वो भी अपने अपने आंकड़े प्रकाशित करते हैं, जैसे वित्त आयोग, राष्ट्रीय योजना आयोग, श्रम आयोग, ये भी समितियां आंकड़े प्रकाशित करती रहती हैं और उनका रिकॉर्ड रखती है अपने पास। तो ये था हमारे पास जो प्रकाशित स्रोत हैं। अप्रकाशित स्रोतों में आते हैं हमारे पास जो ऐसे प्रकाशित स्रोत जिन्हें अखबारों में या न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में या टीवी में उनको दिखाया नहीं जाता है, तो उन तरह के स्रोतों का रिकॉर्ड बेशक रखा जाता है ऑफिस में, तो उन्हें कहते हैं हम अप्रकाशित। जिन्हें पब्लिश नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है तो उन्हें अप्रकाशित स्रोत कहते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न बन सकता है कि द्वितीय आंकड़ों का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हें इकट्ठा करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आंकड़े एकत्रित करने की कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल किया गया था, उन आंकड़ों की शुद्धता कितनी है, किस पैमाने पर उनकी शुद्धता की जांच की गई थी, उन आंकड़ों को इकट्ठा करने वाले जो अनुसंधानकर्ता और गणक न्यूमरेटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो किस अनुभवता के थे और उनका क्या अनुभव था। और इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसका क्षेत्र और उद्देश्य क्या था। उन आंकड़ों को इकट्ठा करने का क्षेत्र विस्तृत था या सीमित था, और वो कौन सा क्षेत्र था और किस उद्देश्य के लिए आंकड़े इकट्ठा किए गए थे। क्या हमारा उद्देश्य और उनका उद्देश्य आपस में मेल खाता है तो ही वो आंकड़े हमारे लिए सहयोगी होंगे। तो ये चैप्टर था, ये आज हमारा कंप्लीट हो चुका है।